बेटा सबसे पहली बात, स्ट्रेस मत लो, बहुत ही फ्री माइंड होके पढ़ो, आराम से समझ में आएगा। इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे ओस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से। ओस्टेड ने क्या देखा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, हम एक स्विच के साथ एक सोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इसके साथ एक मैग्नेटिक कंपास यानी कि नीडल, जिससे साउथ नॉर्थ का पता चलता है, एक मैग्नेटिक कंपास लगा दिया, ठीक है। अब जब जब स्विच ऑन हो रहा था तब तब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। दिस वाज द नोटिस और ऑब्जर्वेशन विच ओस्टेड मेक। उसने ये देखा कि जब भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कब हो रही है, जब जब इसमें करंट फ्लो हो रही थी सर्किट में। दैट मीन्स करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट इज व्हाट, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। सो एक बात और क्लियर हो गई कि जब भी चार्ज फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अभी तक हमारे पास चार्ज के बारे में क्या चीज थी कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ट्रू, बट चार्ज से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड को इस चैप्टर में बी से डिनोट करेंगे। क्या चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है? फॉल्स। अभी जो मैंने बताया था क्या था वो? फ्लो ऑफ चार्ज, मूविंग चार्ज। सो अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, यस, और क्या उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यस। समझ में आ गई बात? अब ओस्टेड ने ये तो बता दिया कि जब भी करंट फ्लो करेगा या जब भी चार्ज मूव करेगा वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। कितनी करेगा ये नहीं बताया। सो कितनी करने के पीछे हमारे पास एक दूसरा लॉ है विच इज कॉल्ड बायोट एंड सैवर्ट्स लॉ। बायोट सैवर्ट लॉ में क्या था? सिंपल सा है, एक करंट कैरिंग वायर, हमने करंट कैरिंग वायर कंसीडर करी जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। इस पूरे वायर के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये तो नहीं बताया, लेकिन इसके एक छोटे से पोर्शन, डीएल पोर्शन की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो छोटी सी प्रोड्यूस, सी हमने एक डीएल बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किया है, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बहुत छोटी सी ही होगी। कितनी होगी वो बताया। पहले एंगल नोट कर लो, दिस एंगल इज थीटा। डिस्टेंस का करंट कैरिंग कंडक्टर के एलिमेंट के साथ एंगल थीटा, ये पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि आने वाले डेरिवेशंस में पॉइंट फिर से समझाऊंगा। तो इस पॉइंट पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? सबसे पहले करंट स्ट्रेंथ, कितनी करंट फ्लो हो रही है, देन डीएल के साइन कंपोनेंट के साथ, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर आप इन तीनों क्वांटिटीज को सम अप करो तो यू विल गेट dv is proportional to I dl sin theta divided by r square, right? अब like every other physical quantity, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है हमें इसको हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालना पड़ता है। इस केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कहा जाएगा परमिएबिलिटी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज द कांस्टेंट हियर, I dl sin theta divided by r square. This is the Biot-Savart's law. Biot-Savart law said a small amount of magnetic field produced by a small element of a current carrying wire is this much. अब इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी बात करी जाए। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट को मैं समझाऊंगा एप्सिलॉन नॉट से। व्हाट वाज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मींस कोई मीडियम अपने थ्रू कितनी फील्ड को अलाउ करने देता है या पास होने देता है, दैट इज परमिटिविटी। परमिट कितना किया। Similarly, mu naught permittivity, the extent up to which a medium permits the passage of magnetic field through it is called permeability. So mu naught की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज 4 pi into 10 raised to power minus 7, and SI unit, what is SI unit? चलो SI unit निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं, क्योंकि SI unit आपने कभी भी याद नहीं रखनी। इस साइड है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मैं आपको टेस्ला अभी बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद आने वाली डेरिवेशंस में इसको डिफाइन कर। टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट का मुझे नहीं पता, आई करंट का एम्पियर्स, डीएल मीटर, साइन थीटा नो आइडिया, सही का नो आइडिया। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती है बच्चे, डिवाइडेड बाय 4 पाई, अगेन कांस्टेंट, आर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर। एक तो मीटर काट दो, म्यू नॉट की ऐसा यूनिट क्या बनी? टेस्ला मीटर, एम्पियर नीचे चला गया पर एम्पियर, सो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सिंपल है।
बायोट-सावर्ट लॉ ने जो बताया था, इससे हम दो एप्लीकेशन निकालने वाले हैं। एक फॉर सर्कुलर कंडक्टर्स, इन फुल नेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स। ठीक है, तो पहले सर्कुलर कंडक्टर्स का करते हैं। कंसिडर ए सर्कुलर कंडक्टर हैविंग अ रेडियस r, जिसमें I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। ध्यान रहे, अभी तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी है, करेंगे। r is the radius, I is the amount of current flowing through this conductor। ठीक है, अब इसमें हमें एक छोटा सा dl एलिमेंट मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ ने कहा था कि पूरे कंडक्टर का तो नहीं पता, बट छोटे से एलिमेंट का जरूर पता है। तो अब इस टाइम हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डीएल के वजह से। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करूंगा एज इट इज, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस छोटे एलिमेंट की वजह से है। अगर मेरे को पूरे कंडक्टर के लिए चाहिए तो इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B is equal to integration of dB, which is integration of mu naught over 4 pi I dl sin 90 upon r square। अब ये 90 कहां से आया? देखो, डिस्टेंस का dl के साथ एंगल 90 बन रहा है। मैं ये dl जहां मर्जी ले लूं, जहां मर्जी डिस्टेंस के साथ dl, बिकॉज dl इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो दिस विल, देखो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल ना, एनी पॉइंट पे, सिंपल सी बात। तो जितना सिंपल हो सकता है उतना रखो। तो साइन 90, अच्छा म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर चला गया, आई भी बाहर चला गया, आर भी बाहर चला गया, आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सारे टर्म्स कांस्टेंट है यहाँ पे, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। चेंज किसकी हो रही है? सिर्फ डीएल की। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएल? डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो जितने भी डीएल है उन सभी का सम आ जाएगा, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, व्हिच इज व्हाट? 2 पाई आर। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। क्या बचा? पाई से पाई गया, 2, एक आर नीचे रह गया। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर हैविंग करंट I ऑफ रेडियस r। सिंपल सा है। अब एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, अगर हमारे को पूरे सर्कल का ना पूछ के इन्होंने पूछा कि सिर्फ सर्कल के सेक्टर का, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, सिर्फ इस सेक्टर की वजह से, यानी कि इतने पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे, तो उसका सिंपल सा आंसर है B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 360। जितना भी पोर्शन होगा उसको आप 360 से डिवाइड करोगे। ऐसा समझाता हूं, अगर मेरे पास पूरे सर्कल की जगह सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में क्या आना चाहिए था आंसर? पूरे का हाफ म्यू नॉट I अपॉन 2r इंटू 1/2, विच इज म्यू नॉट I अपॉन 4r। करेक्ट। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से थीटा कितना हो गया? ये वाला एंगल सर्कल से 180 डिग्री, 180 अपॉन 360 1/2, तो आंसर वुड बी म्यू नॉट I अपॉन 4r। दिस विल बी फॉर सेमी सर्कल। किसी भी पोर्शन के लिए you will be doing theta upon 360। सिंपल। नाउ बिफोर मूविंग एनी फर्दर, सर्कुलर कंडक्टर के लिए तो हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, B is equal to mu naught I upon 2r। So before moving further, let us talk about what is the direction of magnetic field। ठीक है, so direction of magnetic field is given by right hand thumb rule। अब ये right hand thumb rule क्या स्टेट करता है? This is your conductor। If you place the thumb of your right hand in the direction of flow of current, current ऊपर की साइड है, thumb in the upper side, the curling of fingers gives you the direction of magnetic field। That means इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पेज के इस साइड से निकल के इस साइड को एंटर करती है। वेरी सिंपल, राइट हैंड थंब रूल, लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ दिस साइड एंड दे आर गोइंग इनसाइड दिस लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जैसे होती हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट लेटर। अभी के लिए आउटसाइड एंड इनवर्ड्स। अब देखो, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स को हम डॉट एंड क्रॉस से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि इट इज एन इजी वे टू रिप्रेजेंट इट। जैसे तीर होता है ना, तीर अगर आपके पास आ रहा हो सामने की तरफ, सो आपको सामने का उसका डॉट दिखेगा, बट अगर तीर अंदर की ओर जा रहा हो तो आपको तीर के पीछे वाला क्रॉस दिखेगा। दैट इज वाई जब कोई लाइन अंदर जा रही होती है दैट इज क्रॉस, बाहर निकल रही है तो डॉट। तो राइट हैंड थंब रूल क्या स्टेट करता है? अगर आप थंब को प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन
curling of fingers gives the direction of what? Magnetic field. Simple. Point is this कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है. कन्वर्स कैसे ट्रू है? कर्लिंग ऑफ फिंगर्स अगर करंट दिखाएगी तो थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हाउ? सर्कुलर कंडक्टर के केस में बात करते हैं. एक मैंने करंट इस डायरेक्शन में ले ली विच इज व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं. ओके, इसमें इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो थंब किस साइड है मेरा? पॉइंटिंग इनवर्स. इनवर्स मींस कि अंदर की ओर क्रॉस बनेंगे. और वैसे ही इस केस में कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. दैट मींस कि यहां पे डॉट बनेगा. इजी. लेट अस फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर. फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करते हैं हैविंग करंट आई. इस पे हमें एक स्मॉल डीएल लिया, डीएल पोर्शन. अब इस स्मॉल डीएल के आर डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. जब हमें पता है बायर-सावर्त लॉ के, हम बाद में इंटीग्रेट करके पूरे कंडक्टर के लिए निकालेंगे. अब देखो, सबसे पहले इस पॉइंट के लिए वी ऑलरेडी नो द आंसर. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा. कहां है थीटा? दिस एंगल इज योर थीटा अपॉन आर स्क्वायर. करेक्ट. अब यहां पे हम तीन क्वांटिटीज को चेंज करने वाले हैं. इसके पीछे रीजन समझ लो पहले कि क्वांटिटीज को चेंज क्यों करेंगे. मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं यहां से. दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने a कह दिया. कंसीडर दिस एंगल एज फाई. अब देखो, अगर मैं यहीं से इंटीग्रेट कर दूं पूरे कंडक्टर के लिए, मान लो मेरा डीएल यहां पे होता सपोजेटली, तो मेरा आर भी चेंज हो रहा है, मेरा एंगल थीटा भी चेंज हो रहा है. ये एंगल चेंज हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी. तो हमारे पास जो कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर आ रही थी उनकी वैल्यूज गलत आएंगी. इसीलिए ऐसे तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते. तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको चेंज करने वाले हैं कुछ एक क्वांटिटीज को. सबसे पहले याद करने का तरीका बता रहा हूं, स्मार्ट वे है. सबसे पहले जो सबसे एंड में लिखा हो ना थीटा, वहीं से स्टार्ट करना. पहला पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5. अभी 90 माइनस 5 कहां से आया? इस राइट एंगल में देखो, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. थीटा प्लस 5 प्लस 90 इक्वल टू 180. करेक्ट. लिखने की जरूरत है वैसे. थीटा प्लस 5 प्लस 180 इज इक्वल टू, सही लिख रहा हूं, थीटा प्लस 5 प्लस 90 इज इक्वल टू 180. 90 इधर लाके माइनस कर दिया, तो थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 90 और व्हाट? थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5. सही है. दोनों साइड साइन लगा दो. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 minus 5. What do you get? We get sin theta is equal to cos phi. This was the first change which you have to remember. Second point, sin 90 minus theta, cos theta होता है तो sin 90 minus phi is cos phi. Second point, to remember it, जो आंसर आया यहीं से स्टार्ट करो. cos phi, cos phi की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेटा एक बात ध्यान रखना, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है. जैसे फाई एंगल है मेरा, फाई एंगल के सामने ये वाली लाइन है, तो वो वाली लाइन परपेंडिकुलर मानी जाएगी, ये वाला बेस हो जाएगा. तो cos phi इज बेस a अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज r. तो r की वैल्यू क्या आई? r इज इक्वल टू a अपॉन cos phi या r इज इक्वल टू a secant phi. ठीक है. तीसरा चेंज आप याद रखोगे, डीएल की वैल्यू चेंज करनी है, तो वहां से tan phi उठाते हैं. देखो मेरे को डीएल की वैल्यू चेंज करनी है और ए बीच में पिक्चर में लेके आना है, इसलिए हमने क्या किया, इस पूरे लेंथ को माना एल, यहां से लेके यहां तक की. नाउ दिस एल इज नॉट ए कांस्टेंट. व्हाई? अगर मेरा डीएल यहां पे होता तो मेरी एल की वैल्यू यहां से यहां तक होती. करेक्ट. अगर मेरा डीएल यहां पे है कहीं पे, तो एल की वैल्यू यहां से यहां तक होती. सो एल की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ डीएल, दैट इज व्हाई एल इज नॉट ए कांस्टेंट नाउ. तो मैं tan phi के साथ एल और ए दोनों को पिक्चर में ले आ सकता हूं. तो थर्ड चेंज इज tan phi is equal to what? Perpendicular upon hypotenuse, L upon A. So L is equal to A tan phi. Simple. दोनों साइड डिफरेंशिएट करो. With respect to phi, dl over d phi is equal to d upon d phi of
a tan phi। अब देखो dl ओवर d phi की वैल्यू क्या बनी, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, tan phi का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर phi, secant स्क्वायर phi। सो dl इज इक्वल टू a secant स्क्वायर phi और d phi इधर आ गया d phi। These are the three values which you have to put in this equation. So I am removing the diagram for now. So यहां से हमें मिला dB is equal to mu naught over 4 pi I dl की जगह a secant स्क्वायर phi d phi, a secant स्क्वायर phi d phi, ये आया dl की जगह। फिर साइन थीटा की जगह cos phi, नीचे क्या है r स्क्वायर, r की जगह a secant phi का स्क्वायर विच इज a स्क्वायर secant स्क्वायर phi। ठीक है, क्या क्या कटा है यहाँ पे, ये secant स्क्वायर phi पूरा कट गया, एक a कट गया, दैट्स इट। तो हमें मिला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I, क्या बचा ऊपर cos phi d phi डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ a बचा। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो सिर्फ इस एंगल के टर्म्स में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये पॉइंट जहां पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी कंडक्टर के लिए, सपोजेटली मेरा कंडक्टर यहां से यहां तक है, तो इस एंगल के टर्म्स में पूरा का पूरा कंडक्टर कैन बी एक्यूमुलेटेड। हाउ, इस केस में ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट और ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट, तो ऊपर वाले एंगल को बोल दिया phi1 और नीचे वाले पूरे एंगल को बोल दिया phi2। सो एट एनी पॉइंट या फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट इंटायर कंडक्टर कैन बी सीन, दैट इज व्हाई हमें एंगल के टर्म्स में इंटीग्रेट करना था। तो ये बना b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, ये सारे कांस्टेंट से बाहर आ गए, इंटीग्रेशन के अंदर बचा सिर्फ cos phi d phi। लिमिट्स क्या लगेगी phi2 से phi1 तक, बट एक पॉइंट है phi2 नीचे के साइड है तो आप नेगेटिव साइन लेके इसका लोगे, माइनस phi2 से phi1 तक, सिंपल। सो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, cos phi का इंटीग्रेशन हमें पता है विच इज sin phi माइनस phi2 से लेके phi1 तक। इसके आगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, साइन फाई के अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन phi1, फाई की जगह एक बार phi1 माइनस साइन माइनस phi2। अब जब आप साइन माइनस phi2 यहां पे लिखोगे क्या होगा, माइनस साइन बाहर आके प्लस बन जाएगा, सो साइन phi2 बचेगा। सो बेटा दिस इज द फाइनल आंसर फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैं आपको इसके कुछ स्पेशल केस बताता हूं, साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो अभी तक हमने ये वाला फॉर्मूला रिवाइज किया है, ये फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो किस चीज के लिए था, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, एक छोटा सा पोर्शन हमने dl लिया जिसे r डिस्टेंस में हमने मैग्नेटिक फील्ड dB मान के करा, लेकिन इंटीग्रेट करने के टाइम हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a लिया और पूरे कंडक्टर के लिए इंटीग्रेट किया यूजिंग दीज टू एंगल्स। कौन कौन से, दिस एंगल phi1 एंड दिस एंगल phi2। यहां तक आपको क्लियर है, यही फॉर्मूलेज में वैल्यूज है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड है आफ्टर इंटीग्रेशन। नाउ पहली बात करते हैं इनफाइनाइट लेंथ की और दूसरी बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट लेंथ की। पहली बात इनफाइनाइट लेंथ क्या होता है, इसका ये वाला एंड भी इंफिनिटी तक है, ये वाला एंड भी इंफिनिटी तक है। फॉर एग्जाम्पल इस कंडक्टर का लेंथ यहीं तक होता तो हमारा लाइन, ये वाली लाइन है जो कुछ ऐसे जाती, ये एंगल बढ़ गया। अगर ये लेंथ यहां तक है तो लाइन कुछ ऐसे जाती, ये कंडक्टर की ये एंगल और बढ़ गया। दैट मींस अगर ये इनफाइनाइट तक चले जाएगा तो इसको लाइन ज्वाइनिंग जिससे ये एंगल डिवाइड हो रहा है वो तो बिल्कुल सीधे सीधे ही जाएगा इनफाइनाइट के लिए, तब जाके ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली ऊपर भी इन्फिनिटी है तो ऊपर वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। दैट मींस फॉर इनफाइनाइट लेंथ phi1 इज इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या बना, sin 90 प्लस sin 90, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 4 कट गया, नीचे बचा 2 पाई है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई है। सेमी इनफिनाइट के केस में क्या होता है, कंडक्टर का लेंथ
एक पोर्शन ही उस डिस्टेंस को दे रहा है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दैट मींस कि एक एंगल 0 डिग्री है, ऊपर वाला एंगल है नहीं, और नीचे वाला एंगल इन्फिनाइट के लिए सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल φ1 की वैल्यू 0 डिग्री हो गई और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो यहां पे sin 0 0 प्लस sin 90 1, 0 प्लस 1 1, तो बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। ध्यान देने वाली बात है, इंफिनिटी का हाफ सेमी इंफिनिटी, ठीक है, सो इनफाइनाइट हाफ सेमी इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2, तो आंसर ये आ जाएगा 4 पाई। इजी सी बात है। अब मैंने आपको सारे फॉर्मूले यहां पे क्यों लिख के दिए हैं, इसी के बेस पे मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाता हूं छोटी सी। पहला क्वेश्चन देखो, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है I, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है R, और इसी पॉइंट पे सेंटर पे ही नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सेकेंड केस में सेमी सर्कल और वापस करंट, ठीक है, तो डिस्टेंस R। हमें इन दोनों ही केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। देखो फॉर्मूलास कैसे अप्लाई होते हैं। सबसे पहला काम, आप किसी भी केस में बात करो, पहले मैं पहला वाला कर रहा हूं। इस केस में इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने कंडक्टर्स के वजह से है, एक ये वाला स्ट्रेट पोर्शन, एक सर्कुलर पोर्शन और एक स्ट्रेट पोर्शन। इस सर्कुलर पोर्शन के बीच में छोटा सा गैप है विच इज नेग्लिजिबल, बिकॉज इस केस में आप इसको इग्नोर मार दोगे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, छोटा गैप है इसलिए इग्नोर मार रहे हो। एनीवे, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा स्ट्रेट कंडक्टर और एक सर्कुलर कंडक्टर, तीन अलग अलग पोर्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप चेक करोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कहां कहां पे कौन सी डायरेक्शन है। देखो इस केस में करंट इज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, तो B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। सेकेंड सर्कुलर के लिए, सर्कुलर के लिए करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, तो B2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, whereas B3 के लिए अगेन करंट इज दिस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, फॉर B3 इट इज आउटवर्ड्स। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि तीनों मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 माइनस B2 प्लस B3, एज सिंपल। और B2 माइनस B1 प्लस B3, क्या ये आंसर होना चाहिए, या B1 प्लस B3 माइनस B2 ये होना चाहिए। देखो इसमें कंफ्यूजन कभी भी नहीं लेके आना। क्यों कंफ्यूजन क्यों नहीं होनी चाहिए इसमें, जो सबसे इजी काम है आपके लिए सबसे पहले वो लिखो। B1 आउटवर्ड था, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, ये आउटवर्ड था पॉजिटिव मान लिया, जो इनवर्स है उसको नेगेटिव मान लो। सिंपल साइन कन्वेंशन, आउटवर्ड्स पॉजिटिव, इनवर्स नेगेटिव, एक प्लस के एक्सिस है और एक माइनस के एक्सिस है, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो B1 की वैल्यू, अब B1 किसके लिए है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो दिस विल बिहेव लाइक अ सेमी इनफाइनाइट। B3 इज आल्सो सेमी इनफाइनाइट, आप B1 और B3 को कंबाइन करके इनफाइनाइट लेंथ भी ले सकते हो, बात एक ही है। तो B1 के लिए सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a माइनस B2 को एक पूरा सर्कल में कंसीडर किया जाएगा विच इज दिस, वो रहा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और B3 के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। अब यहां पे a क्या चीज है जो मैंने B1 और B3 के केस में लिया है, ये a है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इस केस में r ही है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स में r आ गए हर जगह। अब यहां से वैल्यूज कॉमन निकालो, आप म्यू नॉट आई अपॉन 4r 2r निकाल लो, ठीक है। वैसे तो 4 पाई और 4 पाई आर ऐड होकर 2 पाई आर बनने वाले हैं, तो हम यही कर लेते हैं पहले, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कर दिया, इन दोनों को ऐड करके, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला टर्म बड़ा है या ये वाला टर्म बड़ा है। डिनोमिनेटर देखो, ये डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि ये वाली टर्म बड़ी हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड किसका था, B2 का। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड B2 की है, तो ओवरऑल इस पूरे कंडक्टर के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B2 की ही डोमिनेट करेगी, यानी कि नेट आंसर विल बी टुवर्ड्स इनवर्ड्स विच इज माइनस के एक्सिस। तो यहां पे आप कॉमन निकाल सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r बचा 1 अपॉन पाई माइनस 1, ठीक है, यहीं से क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो आंसर में नेगेटिव आएगा, राइट। तो अब इसको अगर मैं
बी के टर्म्स में वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में आई कैन सिंपली राइट माइनस के कैप, क्योंकि वी नो कि B2 की मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर रही है। सिमिलरली इसके लिए क्या आएगा आंसर, डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले B1 के केस के लिए, B2 के लिए और B3 के लिए। तो B1 के लिए डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की करंट फ्रॉम विथ थंब, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। फिर इसके लिए करंट इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। और तीसरे के लिए करंट इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अगेन आउटवर्ड्स। तीनों के लिए आउटवर्ड्स है तो तीनों के लिए डॉट लगने वाले हैं। दैट मीन्स तीनों आप सिंपली ऐड करोगे तो B इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3। और जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आगे मैग्नीट्यूड के आगे आप सिंपली K कैप लगा दोगे। सॉर्टेड।